हेलो देयर एवरीवन, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपका वीज़ा आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप्स आपके लिए क्या रहेंगे, कौन कौन सी स्किल्स आपको इंडिया से सीख के आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, क्या क्या आपको करना चाहिए। सारा एक रोड मैप डिस्कस करते हैं इस वीडियो के थ्रू, और मैं अपना रोड मैप भी शेयर करूँगा मैंने क्या क्या किया है इसी वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जाके कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। एंड अब चलते हैं वीडियो के अंदर एंड सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, आ गया तुम्हारा वीज़ा, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब रेडी हो जाओ, खुद को प्रिपेयर कर लो क्योंकि यहाँ पे आके लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। तो पहले से ही चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके आओ ताकि यहाँ पे आके आपको बिल्कुल भी किसी टाइप की दिक्कत ना हो। सबसे पहले अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, ठीक है। वीज़ा आ गया आपका, सबसे पहले आपने लेनी है अपनी टिकट लोगे आप एटलीस्ट 21 डेज पहले अपनी क्लासेस शुरू होने के। जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ना, वो ये कहती है कि अपनी क्लासेस शुरू होने के 21 डेज पहले आप आ सकते हो। अगर उससे पहले आओगे तो आपको एक जस्टिफाइबल रीज़न देना पड़ेगा कि आप इतनी देर पहले क्यों आए हो। कई लोग होते हैं वो 1 महीना पहले भी आ जाते हैं, बल्कि 1.5 महीना पहले भी आ जाते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर है, अगर वो आपसे पूछ ले कि आपका कोर्स जनवरी 8 को या इस पर्टिकुलर डेट को शुरू हो रहा है और अभी आप 41 या 45 डेज पहले आ चुके हो, तो आपको एक जस्टिफाइबल रीज़न देना है कि मैं क्यों आया हूँ। अब उसके ऊपर अगर उसको अच्छा लगता है, नहीं तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू देम। बट रूल ये कहता है कि आप 21 डेज पहले अपनी क्लासेस के उसके बीच उस टाइम पीरियड के अंदर आप आ सकते हो। लेट से मेरी क्लासेस 8 जनवरी को शुरू हो रही थी, तो मैं पूरे 20 डेज पहले अपनी क्लासेस शुरू होने के मतलब कि 19 दिसंबर को यहाँ पे आ गया था। मैंने उससे पहले की टिकट बिल्कुल भी नहीं करवाई थी क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था। ठीक है, आपने टिकट बुक करा ली और आपका वीज़ा आ गया। लेट्स से अब आपके पास बहुत सारा टाइम है, फ्री टाइम। अब इस टाइम में आपने शॉपिंग भी करनी है, अपने फैमिली फ्रेंड सबको टाइम भी देना है। लेकिन मेक श्योर अपनी स्किल्स के ऊपर भी वर्क कर रहे हो, रोज़ 1 या 1.5 घंटा खुद को भी दे रहे हो अपनी स्किल्स को अच्छा करने के लिए। तो सबसे पहली आपको सीख के आनी चाहिए वो ऑब्वियस ही बात है इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी आप अच्छा नहीं कर पाओगे लाइफ में या कुछ भी, बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील होगा। और आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यहाँ पे लोग हिंदी में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, कोई इंग्लिश यूज़ ही नहीं करता, बल्कि इंडिया में इंग्लिश ठीक रहती है, यहाँ के तो इंग्लिश और ख़राब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी बंदे से इंग्लिश में बात कर रहे हो, वो भी आपको सामने से इंग्लिश में ही बात करके जवाब देगा, इंग्लिश में ही जवाब देगा। ऐसा नहीं है वो सामने से पंजाबी बोलेगा या हिंदी बोलेगा। अगर आप उससे खुद पंजाबी या हिंदी में बात कर रहे हो या कोई और लैंग्वेज में, आपको पता लगता है कि आपके कंट्री क्या है, आपके कल्चर क्या है, तो वो ऑब्वियस ही बात है आपकी लैंग्वेज में ही बात करेगा। तो इंग्लिश सीख के आओ सबसे पहली बात। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है मिरर के सामने बैठो, रोज़ 5-10 मिनट खुद से बात करो इंग्लिश के अंदर, अपने आप को देखो या फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो बोलते हुए और देखो कि आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो कि नहीं। आपके पास टाइम है अभी यहाँ पे आने के लिए। दूसरी स्किल जो आपको सीखनी है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं उनको सीखो। लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, ये आपके कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी क्योंकि आपको प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट भी करनी पड़ेंगी, वर्ड पे आपको फाइल्स वगैरह बनानी पड़ेंगी। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लो तो उससे भी आपको जॉब मिल सकती है। कई जॉब के अंदर वो रिक्वायरमेंट भी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपको अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं मंथली, सारा कुछ आप फार्मूलाज वगैरह लगा के उसके अंदर ईजिली कर सकते हो, तो आप वो भी सीख सकते हो। अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप बेसिक हेयर कट सीख के आ जाओ। अगर आप लड़के हो तो हेयर कट सीख लो इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कोप है उस चीज़ का। ऑब्वियस ही बात है, हर एक बंदे ने हेयर कट करवाना ही है, चाहे वो जॉब करता है नहीं करता, ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पे अगर बेसिक हेयर कट की बात करूँ ना बार्बर शॉप के ऊपर, तो अप्रॉक्सीमेटली $30 to $40 के बीच में एक बेसिक हेयर कट होता है, जो मैंने ब्रैंडफोर्ड सिटी के अंदर देखा है। लेकिन स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे जो $20 के अंदर भी कर देते हैं, लेकिन उससे नीचे आपको हेयर कट नहीं मिलेगा यहाँ पे। ऊपर से आपको यहाँ पे टिप कल्चर भी बहुत है, आपको टिप भी देनी पड़ती है, तो आपका $45 तक मंथली आ जाता है अगर आप महीने में एक बार बाल कटवाते हो सकता है। तो हेयर कट करना सीखाओ बेसिक सा, यहाँ आते ही आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप लड़की हो, का इंटरेस्ट है बेकिंग के अंदर, तो केक्स वगैरह बनाने सीख लो। यहाँ पे आप बेकरीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। स्किल होनी चाहिए उसके अंदर, अगर वो आपको टेस्ट करेंगे, आपको देखेंगे आपको आता है कि नहीं, फिर आपको जॉब पे भी रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जगह पे जैसे आप फटीनोज वगैरह वो खुद बेक भी करते हैं ब्रेड्स वगैरह। तो अगर आपको बेसिक ब्रेड वगैरह बनानी आती है सारा कुछ, तो आपको उस जगह पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है थोड़ा सा। अगर सीख सकते हो तो सीखो, वेल एंड गुड है।
नहीं तो आओ यहाँ पे, यहाँ आके भी सीखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको करनी चाहिए, मैंने यहाँ आते ही अपना 3rd डे पे G1 का रिटन टेस्ट दे दिया था। अब इंडिया के अंदर मेरे पास जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था उसके ऊपर 2.5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस था, तो मेरा DL एक्सट्रैक्ट के साथ G2 अप्रूव हो गया था। मतलब मेरे को G2 नहीं देना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट G दे सकता हूँ, लेकिन अगर G में फेल हो गया फिर मेरे को G2 देना पड़ेगा, फिर से G देना पड़ेगा। तो मैंने आते ही अपनी G1 बनवा लिया था। तो G1 का बेनिफिट ये है कि आपकी यहाँ की गवर्नमेंट ID बन जाती है, तो उससे आप जैसे आपको हर जगह पासपोर्ट वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो ID बहुत बेनिफिशियल होती है, लॉन्ग टर्म में वो आपको फ़ायदा करेगी। लेट्स से अगर आपने TFS से अकाउंट खुलवाना है या कुछ भी करवाना है तो उसके लिए वो ID वगैरह लगती है, या फिर यहाँ पे अगर आपके फ़ोन बिल्स हैं वो सब चीज़ें लगती हैं। तो मेक श्योर आप उसकी प्रिपरेशन कर लो, और अगर उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जाओ, यूट्यूब के अंदर मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, वहाँ जाओ, G1 की सारी वीडियो देख लो जाके। ब्लड से आपने G1 की भी तैयारी कर ली, अब आप एक और चीज़ सीख सकते हो, सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे बनवाना है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देखो कि यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब्स का लाइसेंस कैसे बनता है। देखो आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हो, कौन सी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे कैसे का एरिया है। अगर आप टोरंटो डाउनटाउन के अंदर जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं। अगर कोई एरिया में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली हर जगह पे सिक्योरिटी की जॉब्स चाहिए होती हैं, डिमांड होती है, तो सीख लो उस चीज़ को। अगर आपको लोग कहते हैं यहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो वो सब स्किल सीख के आओ जिसके अंदर इजीली जॉब्स मिलती। जो जॉब्स के अंदर स्किल नहीं चाहिए होती कुछ ज़्यादा, वहाँ पे नहीं है जॉब्स, लेकिन जो जॉब्स के अंदर स्किल चाहिए होती है वहाँ बड़े आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके अलावा अपना इंडिया से ही सिम अप्लाई कर लो, कैनेडियन सिम की वेबसाइट पे जाओ। और मैं भी अपना इंडिया से सिम लेके आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। रॉजर्स का बिल आया हुआ है मेरे पास, तो मैंने जो मेरा प्लान है इसके अंदर मेरे को 60 GB मिलता है मंथली, इंटरनेशनल मिनट्स 1000 मिनट्स मिलते हैं इंडिया कॉलिंग के लिए, और अनलिमिटेड टेक्सटिंग और कॉलिंग मिलती है पूरे कनाडा के अंदर। और मंथली इसका बिल आता है $45 विदाउट टैक्सेस मिला के अराउंड 51-52 पहुंचता है। तो ये था मेरा प्लान, एंड मैं इंडिया से ही अपना सिम ले आया था क्योंकि ये मेरे को डील अच्छी मिल रही थी। रॉजर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ओवर हियर, सबसे बेस्ट आती है यहाँ पे बेल, उसके बाद रॉजर्स फाइडो की पेरेंट कंपनी है। फाइडो भी आप ले सकते हो, फाइडो आपको $35 के अंदर प्लान मिल जाएगा 40 GB, जिसका बिल मिला के आपको $42 तक जाएगा मंथली। तो इट्स अप टू यू जौन सा भी आपको प्लान लेना है। तो अगर आप चाहते हो आप इंडिया से भी अपना सिम ला सकते हो, आपको थोड़ा यूज़फुल हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये सब चीज़ें हो गई, तो अब आपने इंडिया से स्किल्स भी सीख ली, ठीक है, अपना सिम भी ले लिया, G1 की तैयारी भी कर ली, सारा कुछ कर लिया। एकोमोडेशन देखो, फिर अगर तो देखो आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं कॉलेज के पास तो वेल एंड गुड है, अगर आपको रख रहे हैं, सपोर्टिव है, सपोर्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। अगर नहीं रहता कोई भी तो इंडिया से ही अपनी एकोमोडेशन देखो, प्राइवेट रूम चाहिए, शेयरिंग रूम चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको बजट फ्रेंडली लगता है, सारा कुछ फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ, एक Kijiji नाम की ऐप होती है, वहाँ पे जाओ, वहाँ जाके रिसर्च करो, वहाँ पे फिल्टर्स के अंदर डाल दो प्राइवेट रूम फॉर रेंट, एरिया डाल दो, लोकेलिटी, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उनको कॉल्स करो, मोस्टली व्हाट्सएप पे भी होते हैं नंबर्स, व्हाट्सएप कॉल्स करो, उनसे पूछो कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ, सारा कुछ। लेकिन बिल्कुल भी अपना रेंट मत भरना यहाँ पे आने से पहले, अनटिल अनलेस आपका कोई फ्रेंड हो कनाडा के अंदर जो आपके बिहाफ पे जाके रूम देखा है, फिर आप रेंट भर देना। अगर नहीं तो बिल्कुल भी रेंट मत भरना, क्योंकि बहुत स्कैम्स भी होते हैं। आप यहाँ पे पहुँच गए हो, उसके बाद आपने यहाँ आके क्या क्या करना है उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप टोरंटो एयरपोर्ट पे आ रहे हो, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे, तो मैंने उसके रिलेटेड पूरी वीडियो डाल रखी है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से क्या क्या पूछा, सिन नंबर कैसे लेना है। तो सबसे पहले जाते ही अपना एयरपोर्ट से सिन नंबर ले लो, अगर हो सकता है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रश से बच जाओगे। तो इट्स बेटर अगर एयरपोर्ट पे ले सकते हो तो ले लो। जैसे ही आपकी फ़्लाइट लैंड होती है उसी टाइम फटाफट से एग्जिट करो, कहीं मत रुको, डायरेक्ट इमिग्रेशन के अंदर पहुंचो ताकि लाइन के अंदर जाके लग जाओ अगर लाइन लगी हुई है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है। अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। मेरी फ़्लाइट अराउंड 12 बजे टोरंटो में लैंड हुई थी 19 को। मैं डायरेक्ट फ़्लाइट के गेट से फटाफट से सबसे पहले इमिग्रेशन के अंदर गया था। मेरे को बिल्कुल भी रश नहीं मिला, मैं अकेला था वहाँ पे। और उसके बाद मैंने उनसे पूछ लिया था कि सिन नंबर मैं कहाँ से ले सकता हूँ, उनने मेरे को गाइड कर दिया था। तो मैं वहीं पे बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर सर्विस कनाडा था, वहाँ गया, वहाँ पे भी सिर्फ 3 लोग थे मेरे आगे, मेरे को सिन नंबर भी मिल गया था, तो मेरे को बिल्कुल भी रश में नहीं लगना पड़ा था। लेकिन जब मेरा नंबर आने लगा था तब मैंने इमिग्रेशन में देखा 70-80 लोगों की लाइन लग चुकी थी। सिन नंबर वाली जगह पे भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे। हो सकता है तो एयरपोर्ट पे आते ही अपना सिन नंबर ले लो। और सिन नंबर क्यों ज़रूरी है, सिन नंबर होता क्या है? सिन नंबर सबसे पहले सोशल आइडेंटिटी नंबर है,
ये ज़रूरी इसलिए है, अगर आपने कहीं पे जॉब करनी है आप उसके बिना नहीं कर सकते। सिन नंबर के बिना आप अप्लाई तो कर लोगे जॉब्स पे, लेकिन जब जॉब लेने जाओगे लीगली तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपने आते ही सबसे पहले अपना लेना है सिन नंबर। दूसरा, अपने बैंक में कॉल करो और इंटरव्यू शेड्यूल करो। हो सकता है आपका बैंक HSBC हो, CIBC हो, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा हो, कोशिया बैंक हो, ICICI बैंक हो, जौन सा भी बैंक है आपका, अगर तो वॉक इन अपॉइंटमेंट मिलती है तो वहाँ पे जाओ, अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, वेल एंड गुड है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलेगी तो पहले से अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लो ताकि आप इजीली वहां जाओ और अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। बैंक अकाउंट जब खुलवा रहे होगे मेक श्योर कि अपना क्रेडिट कार्ड भी वहीं पे ओपन करवा लेना। मतलब चेकिंग्स और सेविंग्स अकाउंट तो आपका खुलेगा ही खुलेगा, वो आपका डेबिट हो गया, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री इज़ एवरीथिंग ओवर हेयर। अपने टाइमली बिल्स भरो, सारा कुछ। क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ही बता रहा हूँ आपको, अगर इस कंट्री के अंदर ग्रो करना है तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, अगर आपको पर्सनल फ्लैट लेना है, हर जगह पे आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। तो मेक श्योर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो आप डे 1 से शुरू कर दो। यहाँ पे बेसिक जो भी ग्रोसरीज लेने जा रहे हो, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, अपने क्रेडिट कार्ड से करो, राइट अवे पे ऑफ कर दो, या फिर डेट से पहले पे ऑफ कर दो। डेट जब क्रॉस हो जाए उसके बाद मत पे ऑफ करना, नहीं तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल एकदम नीचे गिर जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो इस कंट्री में आप कुछ नहीं कर सकते, साफ सी बात। उससे पहले एक और चीज़, अगर आपके पास अपना सिम नहीं है तो आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो। सिन नंबर और स्टडी परमिट, ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो अगर इंडिया से सिम ला रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लाए तो सिम लेने के बाद ही नेक्स्ट चीज़ सिम ले लो। सिम लेने के बाद ही अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करो, सारा कुछ। अगर आपके पास वो नहीं है आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। ये सब हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने सिम नंबर ले लिया, सिम है आपके पास, आपकी GIC एक्टिवेट होगी। अब मैंने आपको बताया था G1 की तैयारी करी हुई थी आपने इंडिया से, जाओ जहाँ पे अपना रिटर्न टेस्ट होता है, अपने नियरेस्ट ड्राइव टेस्ट सेंटर देखो, वहाँ जाओ, अपना रिटर्न एग्जाम दे दो। वो सबको ही देना पड़ता है, चाहे आपके पास इंडिया में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको G1 तो यहाँ का रिटर्न एग्जाम है वो देना ही पड़ता है। अब उसके अंदर मोटा मोटा बताता हूँ, 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 के अंदर साइंस होते हैं, 20 के अंदर रूल्स होते हैं, और उसकी वीडियो मैंने पूरे एक्सपीरियंस सारी स्क्रीन के ऊपर जो मेरा रिजल्ट आया था सारा कुछ, अगर उसकी वीडियो चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे था, G1 कैसे देना है, सारा कुछ। तो जाओ अपना G1 दे दो, आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर अपना देखो G2 की आपको कब की डेट मिलती है, अगर एक्सपीरियंस है वो आपको सारा कुछ बता देंगे, गाइड कर देंगे। वहाँ पे जाओ अपना G1 का एग्जाम दो, वेल एंड गुड, बड़े आराम से, इजी एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से 1-2 दिन प्रैक्टिस करो अपनी इंडिया से आने से पहले, और आते ही यहाँ पे एग्जाम दे दो तीसरे चौथे दिन। उसके बाद जो 5th डे है उस दिन जाओ अपने कॉलेज, 5th या फिर अगर पहले आपके काम हो जाते हैं, जिस दिन भी आपने जाना है अपने कॉलेज जाओ, वहाँ जाके अपने इंश्योरेंस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लो कि आपकी इंश्योरेंस कौन सी डेट को एक्टिवेट हो रही है, कोर्स शुरू होगा तब एक्टिवेट होगी, या जिस दिन मैं लैंड हुआ उसी दिन एक्टिवेट हो रही है। आपने जो अपनी कॉलेज की फीस भरी है उसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड होगी। उनसे पूछो कि आपका डेंटल कवर्ड है इसके अंदर के नहीं, उनसे पूछो पॉलिसी नंबर क्या है, सारा कुछ पूछो कि नियरेस्ट कौन से क्लिनिक्स है जहाँ पे मेरी कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा, सारा कुछ उनसे जाके डिस्कस करो, सारा कुछ पूछो कि क्लेम कैसे लेना है, सारा कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन लो। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरी जनवरी 1 से हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन जो इसका कार्ड है वो 6 वीक्स बाद मेल के ऊपर आता होता है, तो अभी नहीं आया। बट अगर कुछ मेरे को अभी क्लेम करना हो तो मैं अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे को अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा। जब मेरा हेल्थ कार्ड आ गया उसके बाद मैं क्लेम कर सकता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हो, अगर आपने बेसिक अपॉइंटमेंट भी ली, आपको $70 तो सिर्फ डॉक्टर कंसल्टेशन के ले लेगा, $70-80, दैट डिपेंड्स कौन सा हॉस्पिटल है। तो अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा आपका। तो मेक श्योर कि आप अपने हेल्थ कार्ड की पूरी से इन्फॉर्मेशन ले लो। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तो आप छोटे प्रोविंस में आ रहे हो, लेट्स से ब्रैंडफर्ड हो गया, किचनर हो गया, मिल्टन हो गया, गल्फ हो गया, ये छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, इसके अंदर जो आपने अपनी कॉलेज की फ़ीस भरी होती है ना, कॉलेज की फ़ीस के अंदर ही आपका बस का पास इंक्लूडेड होता है। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, मेरे कॉलेज के अंदर एक 1 कार्ड है, तो 1 कार्ड के अंदर बस का पास है, मतलब मैं पूरे ब्रैंडफर्ड के अंदर कहीं भी बस से जाऊँ 16 मंथ्स के लिए, मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, वो मेरी फ़ीस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड था। अगर आपके ऐसे अपने कॉलेज जाके पूछो, 90% चांसेस है कि आपका बस पास इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर आपके GTA रीजन के अंदर कॉलेजेस हैं जैसे हम्बर्ग वगैरह या कुछ, तो वहाँ पे नहीं होगा, आपको अलग से प्रेस्टो कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए शॉपर्स ड्रग मार्ट पे जाओ, $4 to $5 का खाली कार्ड मिलेगा, फिर उसके अंदर रिचार्ज करवा लो, नहीं तो अगर रिचार्ज नहीं कराना तो मंथली पास आई गेस अराउंड $128 का हो जाता है,
मंथली पास डलवाओ, आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। तो एक और चीज़ कर लो, अपना TFSA अकाउंट खुलवा लो। TFSA बेसिकली एक टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट होता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, कुछ भी बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी बाय करते हो, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर उसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए वो भी मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके देख लो। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जाके देखो, उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाओ। जैसे ही कॉलेज का टाइम आ रहा है पास में, तो अपनी अकोमोडेशन के अंदर जाओ, वहाँ जाके सारी सेटिंग करो, अपनी बेसिक ग्रॉसरीज लेके आओ। जैसे मैंने अपने लिए बेसिक चीज़ें, कुकीज़ वगैरह, पीनट बटर, आमंड बटर, ब्रेड, फ्रूट्स, ये सब ला के रखा है। और अभी मैंने अपनी जॉब भी ढूंढनी है, कोर्स भी शुरू करना है, तो मैंने अपने लिए टिफ़िन भी लगवा लिया। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको टिफ़िन लगवाना है, कुक कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर टिफ़िन लगवाना है, फेसबुक पे जाओ या फिर गूगल पे जाओ, टिफ़िन सर्विसेज इन जौन सी भी सिटी में जा रहे हो उसका नाम लिखो, टिफ़िन लगवा लो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी। अब लेट से आप यहाँ पे आ चुके हो, आपने अपना सिम नंबर ले लिया, सिम ले लिया, बैंक अकाउंट खुल गया, TFSA अकाउंट खुल गया, हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात कर ली, बस पास भी ले लिया, G1 भी ले लिया। 7 चीज़ें आपने आते ही एक हफ्ते के अंदर कर ली। अब खुद सोचो आपने कितने बड़े बड़े एक वीक के अंदर सारे काम कर लिए। और अभी भी आपके पास टाइम है, अब रिसर्च करो, जॉब्स वगैरह ढूंढना शुरू करो। लैपटॉप पे बैठो, गूगल पे जाओ, लेट से वॉलमार्ट पे अप्लाई कर रहे हो, वॉलमार्ट करियर्स पे जाओ, फ्रेशको के करियर्स पे जाओ, सोबीज, जौन सा भी आपके एरिया के अंदर स्टोर्स हैं वहाँ पे देखो अगर ओपनिंग्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो डिफरेंट स्टाइल के रेज्यूमे बनाओ। तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा सारा कुछ, कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब। अभी तक मेरी लगी नहीं है, मेरे को 2-3 जगह से इंटरव्यू तो आया है, अभी वो मैंने देने जाना है। तो जिस रेज्यूमे से मेरी जॉब अप्रूव होगी उसके रिलेटेड मैं फिर वही रेज्यूमे आपके साथ शेयर करूंगा कि ये वाला रेज्यूमे मैंने यूज़ किया था अपनी जॉब के लिए। तो आपके पास टाइम बच गया, आपने घूमना है तो घूमो, इन्जॉय करो, जब तक कॉलेज नहीं शुरू होता चिल करो, यहाँ पे इन्जॉय करो। और मेक श्योर जिस दिन आपकी ओरिएंटेशन है उस दिन जाओ, सबसे मिलो, अपनी क्लास वालों से अच्छे से नेटवर्क क्रिएट करो, और हो सके तो अपने सीनियर से भी मिलो, उनसे पूछो कोर्स कैसा है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, उनसे पूछो जॉब सिनेरियो क्या है यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए, रेफरल इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको जॉब दिलवाएगा। दूसरा आपकी स्किल्स, तो नेटवर्क क्रिएट करो, नेटवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन के ऊपर जाओ, लोगों से कनेक्ट करो, बातें करो उनसे। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर दे दी है। तो अगर कनाडा आ रहे हो आओ, बहुत अच्छी कंट्री है ग्रोथ के लिए। एंड यहाँ पे आपको लोग बहुत नेगेटिविटी देंगे इस कंट्री के बारे में कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। अब मेरे को एक खुद चीज़ बताओ कि अगर आपने पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी है, मेरे को पता है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, कई लोग होते हैं जिनको अपनी फ़ीस भी निकालनी होती है, पेरेंट्स इतने सपोर्ट नहीं कर पाते, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी नहीं अच्छी होती। बट अगर आप कनाडा आ रहे हो, अब अपनी GIC दिखा के आ रहे हो, ठीक है, आपने अपने लिक्विड एसेट्स भी दिखाए हैं इंडिया के अंदर, सारी चीज़ें दिखाई हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं, सारा कुछ शो करके आए हो, तो वो आपने क्या शो किया है कि जो मेरी कॉस्ट है यहाँ पे लिविंग की और जो मेरे ट्यूशन फ़ी है वो सारा एक्सपेंसेस इनके थ्रू हो जाएगा मैंने। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने तो नहीं आपको बोला कि यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब करो। कोई भी आप कंट्री में रह रहे हो उसके बारे में बुरा भला बोलने से अच्छा खुद के ऊपर फोकस करो, खुद की स्किल्स पे फोकस करो। ठीक है जॉब्स नहीं है, बट वो वाली स्किल्स पे फोकस करो जिसके अंदर जॉब्स हैं। अगर आपके अंदर खुद के अंदर पैशन है ना, एक आ गया कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को ये करना है, तो आप कर लोगे, जॉब ले सकते हो, इट्स अप टू यू। तो अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करो और अपना जॉब को ऐसे मत सोचो कि अब जॉब मिल गया मैं ये छोड़ नहीं सकता। थोड़ा रिस्क टेकिंग माइंडसेट रखो कि मेरे को इस जॉब के अंदर लॉन्ग टर्म में नहीं रहना है, मेरे को हाई पेइंग जॉब्स लेनी है, जैसे 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स या कुछ। ये जो जॉब्स हैं ये आपके यहाँ के सर्वाइवल के लिए हैं, लेकिन आप पूरी लाइफ इस पर नहीं निकाल सकते हो। अपनी फील्ड जॉब लो, अपनी फील्ड जॉब पे फोकस करो। ठीक है थोड़ी देर जॉब नहीं मिल रही, अपनी स्किल्स पे वर्क करो, अपनी फील्ड जॉब के अंदर जाओ। तो गाइस बस यही थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे एवरीवन। फिर मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।